नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। इसमें हमने पिछले अगर हम क्लास में जाएं तो पिछली क्लास में हमने बातें की थी कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पे की जाती है, यहाँ तक हमने बात की थी। और उस नियुक्ति में हमने बताया था कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति। और उस नियुक्ति से करने से पहले वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस उनके न्यायाधीश इवन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से भी क्या लेता है? सलाह लेता है, यानी परामर्श लेता है। और तब वहां पे जाके क्या किया जाता है? राष्ट्रपति उसे नियुक्ति करता है। अब अगर इससे आगे की बात अगर हम करें, मैंने एक बात और कही थी कि 1950 से 1993, ये बात मैंने पिछली क्लास में कही थी, 1950 और 1993। इसमें क्या था? यहां तक क्या था कि मंत्री परिषद क्या था? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद की सलाह से क्या राष्ट्रपति क्या करता था? नियुक्ति करता था, यानी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करता था। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आप जो वर्तमान में प्रचलित जो है वो कोलिजियम प्रणाली है। सॉरी, कोलेजियम कोलेजियम प्रणाली यानी लागू की गई है। ये किस आधार पे लागू की है, इसके थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कि एक एचवी एचवी गुप्ता वर्सेज भारत संघ, यानी ये जो मैच होती है 1982 में। सुनो मेरी बात, ये थर्ड जजेस केस के बारे में भी जाना जाता है अब तक। थर्ड जजेस केस के बारे में कैसे कि एचवी गुप्ता वर्सेज भारत संघ, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव रखता है। नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव रखता है कि यह जो नियुक्ति है मंत्री परिषद के हिसाब से नहीं, प्लस एक इवन एक आयोग के हिसाब से होनी चाहिए कि इसके अंदर जो नियुक्ति हो वो किस आधार पर। क्योंकि अगर हम देखें कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहती है। अगर समझो आप हमारी बात को अगर हम समझें, हम कहें कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो और न्यायपालिका मंत्री परिषद के इशारे से काम करे, तो वो मतलब एक तरफा फैसला होता है। एक तरफा हम देखते हैं कि जैसे अजीत नाथ रे कई केसेस आते हैं। अजीत नाथ रे का एक केस आता है कि उनको वरिष्ठता के आधार पर नहीं, इवन उनको मंत्री परिषद या फिर जो सरकार रहती है संसद के आधार पर उनको क्या बना दिया जाता है? सीजीआई बना दिया। इसी एक और आधार पे जैसे 1900 अगर हम बात करें 76 के आसपास की बात है, 1975 या 76 के आसपास की, उसमें भी एक हबीबुल्ला बेग नाम के सीजीआई बनते हैं, वो भी इसी आधार पे बनते हैं। तो इस बात में उठाने के लिए जरूरी समझा कौन सा? एक एचवी गुप्ता। ये थर्ड जजेस केस के नाम से जाने जाते हैं। हम बताते हैं कैसे। जैसे पहले तो ये था एचवी गुप्ता। एचवी गुप्ता में ये कहा गया था कि ये जो केस था वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए था। क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति के लिए तथा निर्णय भी इसी के पक्ष में आता है। निर्णय भी इसी के पक्ष में आता है कि हाँ ऐसा, मतलब संसद भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति इस आधार पे नहीं होनी चाहिए। तो निर्णय भी इसके पक्ष में आता है, मतलब न्यायाधीश के निर्णय के पक्ष में ही आता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नियुक्ति के आधार पर निर्णय भी इस केस के आता है। और ये जो केस होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जजेज जजेज केस के नाम से। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जजेज केस के नाम से। इसके आधार पर अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा केस होता है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन होता है वर्सेस भारत संघ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन भारत संघ के आधार पर यह जाता है कहां तक? 93 तक जाता है। कब जाता है? हम लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन
रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एसोसिएशन वर्सेज भारत था, वर्सेज भारत संघ, और ये था 1993। ये जो केस था वो था 1993। इस केस के अंदर, इसके अंदर कहा जाता है कि जो अभी तक प्रणाली चली आ रही थी न्यायाधीशों की नियुक्ति को, उसे समाप्त कर दिया जाता है। इवन नई प्रणाली मतलब कॉलेजियम प्रणाली जारी करते हैं। यानी इस केस के मामले में हम लिखेंगे, इस मामले में जो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, जो पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाता है। पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाता है तथा कॉलेजियम प्रणाली को लागू किया जाता है। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें, ये जो कॉलेजियम प्रणाली होती है इसमें कितने लोग रहेंगे, ये बातें करते हैं। इसमें अगर हम कॉलेजियम प्रणाली में सदस्य देखें, सदस्य जो होते हैं इवन 1 + 4 बराबर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होंगे? एक तो होगा भारत का सीजीआई, भारत का सीजीआई। सीजीआई कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो 4 होते हैं वो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। कौन होंगे? वरिष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होंगे। एक तो होगा सीजीआई प्लस 4 होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये कोलिजियम प्रणाली के आज जो वर्तमान रूप है वो देखा जा रहा है। कोलिजियम प्रणाली के वर्तमान ये जो टीम, ये जो सदस्य हैं, जिस नाम को रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है न्यायाधीश के रूप में। इससे अगर हम बात करें, ये जो केस था इसको हम बोल सकते हैं सेकंड जजेज केस। कौन सा बोलेंगे हम इसे? सेकंड जजेज केस के रूप में। इसे हम सेकंड जजेज केस के रूप में बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें इसी के आगे अगर हम बात करें 98 के अंदर, 98 के अंदर देखो, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था आपको, तो राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल अनुच्छेद 243 सॉरी अनुच्छेद 143 होता है। अनुच्छेद कौन सा होता है? 143। और इसमें लिखा गया परामर्श मांगने का अधिकार, यानी परामर्श मांगने का अधिकार। राष्ट्रपति क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है। क्या मांगता है? कि आपने जो कोलिजियम प्रणाली अपनाई है, इस कोलिजियम प्रणाली के थ्रू अगर आप किसी सदस्य का नाम मुझे भेजते हैं तो क्या मुझे मानना जरूरी है? क्या मुझे मानना जरूरी है? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है कि वह राष्ट्रपति उसे एक बार क्या कर सकता है? भेज सकता है। उसे एक बार क्या कर सकता है? राष्ट्रपति भेज सकता है। इसमें कई बार हुआ है। जैसे हम बात करें उत्तराखंड के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, जिनका नाम वो होते हैं, उनका नाम को क्या होता है, उनको भेजा जाता है, प्लस उनको राष्ट्रपति क्या है, वापस भेज देते हैं विचार विमर्श के लिए। विचार विमर्श के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसे वापस भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेसिडेंटल रेफरेंस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा गया था प्रेसिडेंटल रेफरेंस। और इसमें क्या लिखा था, लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम बात करें, हम लिखेंगे इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लिए गए, सुप्रीम कोर्ट
से लिए गए सुप्रीम कोर्ट से लिए गए सुप्रीम कोर्ट से लिए गए प्रेसिडेंटल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति उस सुझाव को एक बार वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति सुझाव को एक बार वापस भेज सकता है। ठीक है, ये बात किसके सुझाव के लिए? कोलिजियम प्रणाली के लिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सदस्य होते हैं वो किसी नाम का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसे सिर्फ एक बार वापस भेज सकता है। अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट उसी नाम को वापस भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति को वह मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे मानना पड़ेगा। ये जो बात है इसे हम कह सकते हैं थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये थर्ड जजेस केस के नाम से जानती है। इसलिए कोलिजियम प्रणाली की जो बात हम करते हैं तो उसे थर्ड जजेस केस के माना जाता है। सर्वप्रथम 1982 के अंदर एम.वी. गुप्ता के आधार पर वो उठाया जाता है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से नहीं बल्कि एक आयोग के आधार पर होनी चाहिए। प्लस फिर दूसरी बार अगर हम बात करें 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन होता है वह उस निर्णय को क्या कर देता है, जो पुराना निर्णय होता है उसे समाप्त कर देता है, बल्कि एक कोलिजियम प्रणाली के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा जाता है। अब सुनो, इसके ऊपर भी क्या होने लग गया? वाद विवाद होने लग गया। वाद विवाद इसलिए होने लग गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब न्यायाधीशों की एक तरफ से वो हो गया कि भाई हम ही रहेंगे, हमारा ही, हम चाहेंगे उसे ही चुने जाएगा। इसके अंदर किसी का भी क्या नहीं होगा, किसी का भी इंटरफेयर्स नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ना कि एक बात कहा जाता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बोलो अपुनीच भगवान है। अपुनीच क्या है? भगवान है। तो इस आधार के ऊपर ये जो बात होती है फिर एक केस आता है। कौन? एमसी उनका नाम होता है एम एन वेंकटचलैया। एम एन वेंकटचलैया एक की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बिठाया जाता है। वो होता है न्यायिक जुडिशियल के लिए कि न्यायिक नियुक्ति के आयोग के आधार पर हम क्या करें। तो वह एक सुझाव देता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके अंदर मतलब पूर्ण रूप से न्यायाधीशों के ही व्यक्ति नहीं होने चाहिए बल्कि इवन यहाँ पर संसद के कुछ व्यक्ति भी होने चाहिए। ये सुझाव देते हैं कौन? एम.एच. वेंकटचलैया। और इस सुझाव को जब हम बात करें 2002 के अंदर ये रखा जाता है और 2002 के अंदर जब रखा जाता है तो फिर ये सुझाव जाता है 2013 में, जब कांग्रेस मनमोहन की सरकार थी। 2013 से आते 2014 के अंदर यह बात आती है तो विपक्ष में जो भी सरकार होती है इस बात को क्या नहीं करती है, एग्री नहीं करती है, इसका विरोध होने लग जाता है। और वहीं पे इस आयोग का मतलब 120वां संविधान संशोधन कहा जाता है। इसे 120वां संविधान संशोधन वहीं पे क्या मान लिया जाता है? रद्द मान लिया जाता है। फिर आता है 2014 में जब ये लोकसभा भंग हो जाती है तो ये 120वां संविधान संशोधन वैसे भी रद्द हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब यह सरकार मोदी जी की सरकार आती है 121वां संविधान संशोधन लेकर आती है और उसमें एक नाम जोड़ देती है एनजैक, मतलब न्यायिक न्यायिक नियुक्ति आयोग के आधार पर एनजैक जोड़ा जाता है 121 में। तो उसके आप मानेंगे 121वां जो आयोग होता है संविधान संशोधन 121वां संविधान संशोधन लोकसभा के अंदर 3 दिन के अंदर ही पारित हो जाता है। लोकसभा के अंदर कितने दिन में पारित हो जाता है?
सिर्फ 3 दिन के अंदर। और यह लोकसभा से कहा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा से भी यह आयोग 3-4 दिन के अंदर तुरंत पारित हो जाता है। और राज्यसभा से जब यह आयोग जाता है तो आयोग यह फिर क्या जाता है राज्यों के अंदर, कहा जाता है राज्यों के अंदर। और राज्यों के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान स्टेट ऐसा था जो इस एनजेक को क्या कर लेता है, इस एनजेक पे हस्ताक्षर कर लेता है, सॉरी इस एनजेक के जो अधिनियम को वो क्या स्वीकार कर लेता है। राजस्थान सर्वप्रथम इस अधिनियम को स्वीकार करता है। फिर ये जो अधिनियम है ये राष्ट्रपति के पास जाता है। कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसे 31 दिसंबर 2014 को, ध्यान देना, 31 दिसंबर 2014 को हस्ताक्षर करके पारित कर देता है। क्या कर देता है? हस्ताक्षर करके इसे पारित कर देता है। ये जो केस होता है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में फिर जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बार एसोसिएशन होते हैं वह इससे कहती है कि इसके अंदर अभी परिपूर्ण रूप से कानून नहीं बनाया गया है। कानून क्या बनाया गया है? मतलब इसके अंदर यह जोड़ा गया था कि संसद कानून बनाएगी, लेकिन यह नहीं लिखा था कि संसद किस आधार पर कानून बनाएगी, किस आधार पर कानून बनाएगी। प्लस इनमें उसमें 5 व्यक्ति थे कोलिजियम प्रणाली, इसमें 6 व्यक्ति जोड़े जाते हैं, 6 व्यक्ति जोड़े जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि वह व्यक्ति कौन कौन होते हैं और किस आधार पर ये जो आयोग चलता है। कोलिजियम प्रणाली जो 99वां संविधान संशोधन जो होता है वह रद्द कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर रद्द कर देते हैं। और वो हम पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो हम आगे बात करते हैं इसी के अंदर। हेल्थ जजेस केस हो गया। अब हम बात करते हैं एमएन वेंकटचलैया के बारे में, जो खुद न्यायाधीश रहते हैं। एमएन वेंकटचलैया खुद न्यायाधीश होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, और फिर कहाँ रहते हैं? ये संसद के महान्यायवादी। सॉरी, लिखो, हम लिखेंगे एमएन वेंकटचलैया, वेंकटचलैया, ठीक है, वेंकटचलैया। ये 2002 में 2002 में वेंकटचलैया की अध्यक्षता में क्या आयोग पारित होता है? न्यायिक संविधान में एक आयोग पारित होता है, न्यायिक नियुक्ति आयोग। 2002 में इनकी अध्यक्षता में न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है। इस आयोग की अध्यक्षता की रिपोर्ट जो बोलते हैं, रिपोर्ट 2014 के अंदर हम बात करते हैं लोकसभा में। 2014 के अंदर 2014 यानी 120वां संविधान संशोधन लिख लो आप एक थोड़ा सा। नियुक्ति के आयोग की स्थापना की जाती है, और इसी के आधार पर हम लिखेंगे, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर 120वां संविधान संशोधन होता है, जो 2014 में लोकसभा भंग होने पर, सिंपल सी बात, 2014 में मोदी जी की सरकार आ जाती है, तो 2014 में लोकसभा भंग होने पर यह संविधान संशोधन क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। संशोधन रद्द हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में?
ये रद्द हो जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे हम बात करते हैं अगस्त 2014 में, इसी के अंदर 121वां संविधान संशोधन माना जाता है। 121वां संविधान संशोधन विधेयक जब बनता है, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे मान्यता दे देता है, तब विधेयक बनता है। इस बात का ध्यान रखना। अब आप देख सर वो 99वां था, ये कैसे, ये क्रम चल रहे हैं, क्रम चल रहे हैं, ठीक है। तो 121वां संविधान संशोधन क्या होता है, लोकसभा में पास हो जाता है, ऐसे समझो आप। संशोधन लोकसभा में, लोकसभा लोकसभा में पास हो जाता है। क्या हो गया, लोकसभा में यह पास हो जाता है। फिर अगर हम बात करें सितंबर 2014, सितंबर 2014 में राजस्थान इसे लोकसभा में पास हो जाता है, यह राज्यसभा में पास हो जाता है, यह भी लिख लो, यह राज्यसभा में भी पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है। आगे देखो सितंबर, जैसे हम बोले 23 सितंबर 2014 को, ये लगा सकते हो इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में है। क्या है, राजस्थान के संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि राजस्थान पहला राज्य बना, और राजस्थान राजस्थान पहला राज्य बना, राजस्थान पहला राज्य बना जिसने इस अधिनियम को क्या कर दिया था, इस विधेयक को अनुमोदन कर दिया था, अनुमोदन कर दिया था, जिसने जिसने इस विधेयक पर अनुमोदन कर दिया था, इस विधेयक पर अनुमोदन कर दिया। यह बात पे अच्छी तरह से याद रखना, इस विधेयक पे क्या कर दिया जाता है, अनुमोदन कर दिया जाता है, ठीक है। अब सुनो, 31 दिसंबर, मैं बात करता हूं 31 दिसंबर 2014 को, 14 को राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसे अधिनियम पर, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, कर देते हैं। राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और यह 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन बन जाता है, बन जाता है। अब ध्यान देना, अब इसके अनुच्छेद होते हैं 124 ए, 124 बी, 124 सी। इनमें क्या लिखा गया है, मैं बात करता हूं यहीं पे, आपको बता देता हूं। 124 ए में लिखा है कि इसमें 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य मतलब एक सीजीआई होगा, प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक विधि मंत्री होगा मतलब कानून मंत्री होगा, और 2 वो व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति चुन करके भेजेगा, जिसे राष्ट्रपति चुन करके भेजेगा। यहां पे अनुच्छेद बनाया जाता है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 ए, अनुच्छेद 124 ए। इसमें इसके द्वारा एनजेक, एनजेक मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके द्वारा एनजेक, एनजेक में आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय नियुक्ति, सॉरी मैंने क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यहां पे लिखो इसे, इसमें लिख लो
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख सकते हो आप, एनजेक, ठीक है, की स्थापना की गई। एनजेक की स्थापना की और इसमें 6 सदस्य होंगे। क्या लिखेंगे हम, की स्थापना की गई, की गई, और इसमें कितने सदस्य होंगे, 6। ठीक है, ये लिख लो, इसमें 6 सदस्य होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य कौन कौन से, हम बोल सकते हैं 1 + 5 = 6। मतलब एक तो होगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 सदस्य होंगे वरिष्ठतम, वरिष्ठतम न्यायाधीश। 2 सदस्य होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक होगा कानून मंत्री यानी विधि मंत्री, कानून मंत्री। और जो 2 होंगे वो राष्ट्रपति व्यक्तियों को चुन करके भेजेगा, यानी जो विधि के बारे में जानते हो उन सदस्यों को भेजेगा। यानी 2 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुन करके भेजेगा, भेजेगा। ये बात समझ में आ गई, यहां तक आ गई। इसमें अब आता है अनुच्छेद 124 बी, ध्यान देना। अनुच्छेद 124 बी कैपिटल में ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा है, इसमें यह लिखा है कि यह आयोग कार्य कैसे करेगा, यह आयोग कार्य कैसे करेगा। इसमें बस ये लिखा है कि यह आयोग कार्य कैसे करेगा। आगे बात समझ में। तीसरा अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 सी, इसमें लिखा है कि जो कानून बनाएगा, कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, मतलब संसद कानून बनाएगी। क्या लिखा है इसमें, संसद कानून बनाएगी। आई बात समझ में, संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। ये बात ध्यान रखना। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान, सुप्रीम कोर्ट में यह वापस जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लिखें, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन वर्सेज भारत संघ। क्या लिखेंगे, एसोसिएशन वर्सेज भारत संघ। और ये कब होता है, 2015 में। मतलब इतनी जल्दी करते हैं ये लोग 2015 के अंदर, और 2015 में फैसला सुना दिया। अब इसमें जो बेंच बैठती है, तो एक संविधान पीठ बैठती है। इसमें कौन सी बैठती है, संविधान पीठ। और जो संविधान पीठ बैठती है वो कितने सदस्य होती है, 5 सदस्य की। अब सुनना, इस संविधान पीठ के अंदर सीजीआई भी नहीं बैठता है। सीजीआई कहता है कि भाई कोलिजियम प्रणाली में मैं अध्यक्ष हूं और यहां पर भी मैं क्या हूं, अध्यक्ष हूं। इसके बाद जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि भाई हमारा भी इसमें नाम है, कोलिजियम में भी है और इसमें भी है, हम भी इसमें अंदर बैठ नहीं सकते। फिर उसके बाद 2 वरिष्ठतम और पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोलिजियम में है, इसमें नहीं है, यह एक विवादास्पद हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं बैठ सकते। इस पीठ का अध्यक्ष होता है कहर, जीएस कहर, जिसका हम बात करें। क्या अध्यक्ष, सुनो इसके बारे में, जेएस कहर होता है। इस पीठ का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष जो करता है अध्यक्षता, वो जेएस कहर होता है। क्या होता है, जेएस कहर।
और जेएस केयर ऐसा कहर डालता है इस न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, इसको पूर्ण रूप से क्या कर देता है, रद्द कर देता है, पूर्ण रूप से रद्द कर देता है। यह कोई कहता है कि बकवास, रीजन ये होता है, उसमें बोलता है कि भाई चलो हम किसी ए नाम के व्यक्ति का रिखंडन किया, बोलो ठीक है, तो उसमें वो सर्वसम्मति होगी? नहीं, 6 में से अगर 4 बोलते हैं तो इस नाम को रिखंडन करते हैं राष्ट्रपति के सामने, ठीक है, बोलो ठीक है, मान लिया हमने इस बात को। राष्ट्रपति ने अभी हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति एक बार इस नाम को क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। मान लो इस नाम को राष्ट्रपति वापस भेज देता है, तो फिर आप कैसे क्या करोगे? तो वो बोलता है कि इसी के अंदर हम दूसरा नाम जैसे, लेकिन इसके अंदर कौन था, एक मंत्री, और वो क्या था, कानून मंत्री, चलेगी तो इसी की ना। कानून मंत्री जिस मंत्री के कहेगा, राष्ट्रपति को आदेश देगा, तो राष्ट्रपति उसी के आधार पर, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद की सलाह पर तो काम करता है, यहां शब्द आते ही वो क्या कर देता है, इस चीज को पूर्ण रूप से रद्द कर देता है। संसद में जो बोलते हैं कि भाई इसको हम सुधार आगे का पढ़ने का बाद के बाद इसे क्या कर देता है, पूर्ण रूप से आधारभूत संरचना से, यानी शक्ति पृथक्करण मानते हुए उसे पूर्ण रूप से क्या कर देता है, रद्द कर देता है, और 99वां संविधान संशोधन क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहां पर कि जेएस केयर एक, मतलब ये अपने पंजाबी रहते हैं, सिख थे, या पहले सिख थे जो सीजीआई बनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि इस कोर्ट को कहा लिखा, बार एसोसिएशन भारत संघ में जाता है, इसकी संविधान पीठ में, मतलब संविधान पीठ हमेशा 5 सदस्यों की बैठती है, ठीक है। इसमें अध्यक्षता कौन करता है, जेएस केयर ने, सीजीआई के बगैर कौन करता है, जेएस केयर। तो इसमें लिखते हैं कि जो निर्णय आता है, यानी निर्णय आता है आधारभूत संरचना के आधार पर, हम यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन के कारण, यानी आधारभूत संरचना के उल्लंघन या शक्ति पृथक्करण के उल्लंघन के कारण यह रद्द कर दिया जाता है, के उल्लंघन के कारण इसे रद्द कर दिया जाता है। आई बात मेरी समझ में? आज भी हम माने तो अभी भी वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली ही चल रही है, और अगर हम माने तो इस केस को हम फोर्थ जजेज के नाम से भी जानते हैं, फोर्थ जजेज केस के नाम से भी हम इसे संबोधित कर सकते हैं। तो वर्तमान में ध्यान देना, वर्तमान के अंदर अभी भी कोलेजियम ही प्रणाली जारी है न्यायाधीशों के लिए। आगे हम देखेंगे, अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो बात की बात है। इस क्लास में आज यहां तक ही बात करेंगे, अगली जो भी हम क्लास लेंगे उसमें इससे आगे की बातें करते हैं। तब तक के लिए जय राम जी की।